हेलो लवली बडीज, तो वेलकम बैक। ये स्टॉमिक युद्ध हिंदी एक्सप्लेनेशन का फर्स्ट पार्ट है। स्टोरी का स्टार्ट रिच स्पॉइल्ड मेल लीड इसेई और उसकी फ्रेंड्स से होता है। कैफे में बैठे इनके एक और डम क्लासमेट शियोमा का सभी मजाक बनाकर एंजॉय कर रहे होते हैं। शियोमा को कैफे के सामने वाली रोड से गुजरती किसी गर्ल को पटाकर इसेई को दिखाना होता है, जिसके बदले में इसेई से कुछ पैसे मिलने होते हैं, मगर कोई भी गर्ल इसे भाव नहीं दे रही थी। इसेई इसकी हालत के मजे लेता है, इसके लिए अपनी गेम को चेंज करता है। अब इसे अगले आवर के अंदर नेक्स्ट दिखती गर्ल को शर्टलेस होकर कन्फेस करना है। फिर इनके पास इसका दूसरा फ्रेंड नोदा आता है, जो इसे शियोमा से भी ज्यादा मजे वाली चीज को बताता है, जो कि वो रास्ते पर आते हुए देखकर आया होता है। इन सबको जहाँ पर लेकर जाता है, वहाँ पर एक कार्टन बॉक्स के अंदर गर्ल को देखते हैं, जिसके सेल की बैटरी भी डेड होने वाली थी। पर तभी इस पर इसे की आफत टूट पड़ती है, जो कि इसके शेल्टर को तोड़ देता है। और हाय में स्टोरी की फीमेल लीड को बाहर निकलना पड़ता है कि ये क्या बदतमीजी है, मगर अभी कहाँ, ये तो ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे यार। इसेई को हाइमे की ऐसी पुअर हालत देखकर नोदा की कही गई बात के अकॉर्डिंग एकदम मजा ही आ जाता है। सब लोग इसका मजाक बनाते रहते हैं कि वो तो होमलेस गर्ल है। हाइमे कंफ्यूज थी कि वो सब लोग कौन है और इसे ह्यूमिलेट क्यों कर रहे हैं। तभी इसे याद दिलाने लगता है कि बड़ी जल्दी भूल गई है, अभी कुछ समय पहले ही तो सब लोग बस स्टॉप पर मिले थे ना। हाइमे को ये सभी लोग बस स्टॉप के पास शियोमा का मजाक बनाते दिखे थे, जिसने इन सभी का सामान उठा रखा होता है। वो शियोमा से इनके बैग लेकर फेंक देती है। उसे इनकी इंसल्ट करते देखकर तो इसे ही फौरन जाकर शियोमा को पकड़कर एकदम अच्छे बनने का नाटक करने लगता है कि वो लोग तो इसके वेट ट्रेनिंग में इसकी हेल्प के लिए ये सब कर रहे थे। वो फिर इसे ही को रॉक पेपर सीजर खेलने को बोलती है। अगर वो हारी तो सभी बैग्स को इनके लिए उठाएगी, पर अगर जीत गई तो इसे ही ये सभी बैग्स उठाएगा। वैसे तो वो सुनकर मना कर देता है, मगर हाइमे ने इस बेचारे की मतदानगी पर वार किया था। उसे पीछे हटते देखकर बोलती है कि क्या वो ये सब नहीं उठा पाएगा, इसलिए इनकार कर रहा है। फिर वो इसकी बात सुनकर तो ओवर कॉन्फिडेंट था, तो फौरन से खेलता है, मगर हार जाता है और सभी बैग्स इसे उठाने पड़ते हैं। इसके सभी फ्रेंड्स इसकी हालत देखकर मजा आ रहा था और खूब इस पर हंसते रहते हैं। अरे वो ये सब देखकर हाइमे को गालियां देता रहता है। अरे फिर हाइमे को भी अभी सब कुछ याद आ गया था। वो इसके कॉटन बॉक्स का मजाक बनाने लगता है कि कैसे किसी स्ट्रे कैट की तरह किसी गंदे से बॉक्स में पड़ी है। फिर इसके शूज उठा लेता है, वो लेने के लिए उसके पीछे भागती है, मगर इनको ट्रैश बोलकर तो फाउंटेन में फेंक देता है। और फिर कुछ पैसे निकाल कर उसे देने के लिए अपने पास बुलाने लगता है कि ये उसके शूज के पैसे हैं, प्लस उसकी तरफ से कुछ चैरिटी है। और फिर उसे चुप खड़े देखकर तो साथ में बोलता है अगर वो नीड्स डाउन करके उसे अपोलोजाइज करेगी तो इससे भी ज्यादा उसे पैसे देगा। और वो ये सब इसलिए बोल रहा था बिकॉज वो शर्त लगाकर उसे बता सकता था कि इस समय इसके अलावा उसकी कोई हेल्प करने वाला नहीं है, तभी तो वो ऐसे हेल्पलेस होमलेस ऐसे कॉटन बॉक्स में सो रही है। उसे चुप खड़े देखकर बेचारी के इमोशन से खेल रहा था कि कोई और उसकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर नहीं आने वाला है, तो वो उसकी बात मानकर पैसे ले ले। सोच सोच कर खुद को मुश्किल में क्यों डाल रही है। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके पास जाती है, पैसे लेते लेते इसके मुंह पर जोर का थप्पड़ मार जाती है कि चारों शाने चत वो ग्राउंड पर गिर जाता है। वो इस समय बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में थी, तो उसे बताने लगती है कि चलो अभी इसे असली मुश्किल का फिर मजा चखा ही देती है। उसने खुद ही सोए कुत्ते को जगाया है, बिकॉज उसे पहले लग रहा होता है कि इसे ही वहाँ पर उसकी हेल्प करने आया है, इस बेचारी का स्ट्रेस कम होगा, मगर उसने उल्टा ही इसकी जान गजाब में डाल रखी थी। तो इसके पैसे उठाकर उसके मुंह में ठोस कर उसे बताने लगती है कि वो यहाँ पर कैसे पहुँची है। हमेशा से ऐसे ही होमलेस और हेल्पलेस नहीं रही है। कुछ दिन पहले तक वो अपने पति के साथ बहुत ही हैप्पी लाइफ बिता रही थी, जो कि हर समय उससे अपने लव का दम भरता था। उसके पास अपनी जॉब थी, इसके पास कोई टेंशन नहीं हुआ करती थी। मगर फिर अचानक जिस दिन इसका ऐसे ही लोगों से बस स्टॉप पर झगड़ा हुआ था,
उसे घर वापस जाकर पता चलता है कि उसका पति उसे चीट कर रहा है। और जब वो घर वापस आता है, जब वो पूछती है तो वो मान भी लेता है और सीधा ही हाइमे से डाइवोर्स मांगने लगता है, जिस पर वो गुस्से से चंद फजूल की चीजें अपने बैग में भरकर जल्दी से घर छोड़कर बाहर निकल जाती है। उसे लग रहा था इस समय उसके बैग में जितने पैसे हैं इनसे कुछ दिन तक होटल में रूम लेकर रह लेगी और हो सकता है कि उसका पति भी उसे इस तब तक मना लेगा और जॉब तो ऑलरेडी उसके पास है। मगर रास्ते पर जाकर इसका बॉस कॉल करके बताता है इसे जॉब से फायर कर दिया गया है। तभी कोई चोर भी वहाँ पर आकर सारी कसर निकाल कर इसका बैग छीन कर भाग जाता है और उसके पास अब इन चंद ड्रेसेस के सिवा कुछ नहीं बचा था। पुलिस स्टेशन जाती है कंप्लेन के लिए, मगर वहाँ से भी कोई हेल्प नहीं मिलती है। फिर उसने इस पार्ट में ऐसे ही कार्टन बॉक्सेस में रहना स्टार्ट कर दिया होता है और जॉब के लिए भी अप्लाई कर रही थी, मगर परमानेंट एड्रेस के बिना इसे कोई जॉब पर रखने के लिए रेडी नहीं था। और वो पिछले 3-4 दिनों से पुलिस स्टेशन से उठाकर लाएगी 2 कैंडीज पर ही अपनी एनर्जी चला रही थी और आज इससे ही लोग इसको और ट्रबल में डालने के लिए आ गए थे। तो अब वो भूखी शेरनी बनी इसके ऊपर चढ़ी बैठी अपना सारा गुस्सा निकाल रही थी। इसे अब मजा आया इसकी कहानी पर। अब हंसे और हंसे नोदा दूर से ईसाई की छितरोल होते देखकर वहाँ आकर इसको ठोक कर ईसाई से दूर करता है, मगर वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। ये पटक पटक कर नोदा को भी धोने लगती है। ईसाई जैसे क्रेजी बनकर पीटते देखकर तो स्माइल कर रहा था, उसे खुद पर मुस्कुराते देखकर तो वो फिर से मुंह हाथ धोए बिना इसके पीछे पड़ जाती है और किसी ऑरेंज की तरह इसके फेस को स्क्वीज करके अपने शूज के लिए इसे पे करने को बोलती रहती है। मगर फिर वो सभी लोग डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद फिर वो कॉटन बॉक्स के जूते बनाकर हैप्पी होती है, मगर वो इसी समय टूट जाते हैं। अब ना उसके पास सोने की जगह थी और ना ही खाने का कुछ। फिर लास्ट कैंडी निकाल कर खा लेती है कि कुछ एनर्जी तो मिले इस ठंड में रात बिताने के लिए। आखिर इसके पास एक मार्कर होता है तो एक कार्टन के हिस्से पर उन सभी खाने की फेवरेट चीजों के नाम लिखने लगती है जो उसके खाने पर बहुत ही ज्यादा मन कर रहा होता है। इसे ही फिर आकर इससे छीन लेता है वो कार्टन बॉक्स भी। मेरे को लगता है कि जरूर दिन की धुलाई का बदला लेने के लिए वापस आया है, मगर वो इसके लिए अपने घर के बाथरूम के स्लीपर्स पहनने के लिए लाया था और सोने के लिए जगह भी ऑफर करता रहता है। पहले तो सुनकर हाइमे को इसकी बात का बिल्कुल विश्वास नहीं होता है कि जरूर मजाक कर रहा है, मगर फिर इसको अपनी कार्ड दिखाता है कि सच बोल रहा है और उसे वहाँ पर लेने के लिए आया है। पर फिर वो देखकर नो बोल देती है कि वो ऐसे ही किसी स्ट्रेंजर के साथ नहीं जा सकती है, जिस पर वो इसको दिखाता है कि क्या वो करी नहीं खाना चाहती है। बेचारी कई दिनों से भूखी थी, अपनी फेवरेट डिश का नाम सुनकर भूख और ज्यादा चमक उठती है तो उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। उसे फिर अपने काफी बड़े घर में लेकर जाता है, फिर खाना भी बाय करके ले जाता है उसके लिए, जिसे खाकर तो हमें को लग रहा था ये इसकी 27 ईयर लाइफ की सबसे बेस्ट करी है। इससे को तब पता चलता है अच्छा वो इससे 10 ईयर बड़ी है। मतलब फिर इससे पूछने लगता है कि जैसे उसने इनकी जमा कर कोट लगाई अपने पति को भी कुछ ऐसे ही लाते मुक्के घों से ठोकती, ऐसे होमलेस होकर क्यों रह रही थी। अरे किसी और के पास भी तो जा सकती थी, उसके रिलेटिव, उसके फ्रेंड, जिस पर बताती है कि घर उसका नहीं था, उसके पति के नाम पर था और इसकी फैमिली फ्रेंड्स में से कोई भी नहीं है जिसके पास वो जा सकती है। जॉब उसे घर के एड्रेस के बिना कोई देता नहीं है। फिर वो उससे उसकी फैमिली को पूछती रहती है, मगर वो भी बताना नहीं चाहता था इसे अपनी फैमिली के बारे में। जब इस लौंडे को पता चलता है उसके आगे पीछे तो कोई नहीं है तो वो सुनकर हैप्पी था कि ये बात उसके फेवर में है। उसे एक पेपर दिखाता है जिस पर लिखा होता है स्ट्रीट में से किसी बॉय को पिक करने पर इसे 500,000 येन मिलेंगे, स्विमिंग सूट में शॉपिंग पर जाने के लिए 100,000 येन मिलेंगे और अजीब सा ड्रेस पहनकर करीब के पुलिस वालों को हंसाने पर 150,000 येन, सेलिब्रिटी पार्टी के ऑनरेबल गेस्ट की सबके सामने इंसल्ट करने पर 200,000 येन, स्टेशन पर जाकर ट्रेन के सामने 100 जोक सुनाने पर 250,000 येन और ग्रासरी शॉप पर जाकर ग्रासर को गंजा बोलने पर 300,000 येन। वो पूछती है सब क्या है, इसे बताता है कि इसे यहाँ रहने की जगह देगा और वो भी जब तक चाहेगी तब तक रह सकेगी, मगर इसके रिटर्न में इसे ईसाई के लिए रियल लाइफ गेम के इन सभी टास्क को पूरा करके उसे एंटरटेन करना होगा। वो डाई को रोल डाउन करेगी, जो भी नंबर आएगा इसे इस नंबर वाले टास्क को पूरा करना होगा और उसके बदले में इस टास्क के पैसे भी उसे मिलेंगे। बस इस रिच स्पॉइल्ड बॉय को सिर्फ मजा चाहिए था और हाइमे को सोने की जगह प्लस कैश दोनों मिलने वाले थे अगर इसके रियल लाइफ गेम को खेलती है। वह वो इनकार कर देती है कि इसे पागलों को एंटरटेन करने वाले सर्कस में काम नहीं करना है, बल्कि बंदों वाली कोई नॉर्मल जॉब करके घर लेना है। ऐसे बोलती है कि खाना खाकर यहाँ से चली जाएगी, मगर इसका खाना उठा लेता है कि जब तक इसकी बात नहीं मानेगी फ्री का खाना भी नहीं ठूंसने देगा। फिर दोनों के बीच में खाना छीनने की जंग शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे के पीछे भागते रहते हैं। इसी बीच में भागते हुए हाइमे को ठोकर लगने से इसके हाथ में पकड़ी हुई प्लेट जाकर सीधा स्क्रॉल पर गिर जाती है। वो तो अपने घर में लगे इस ट्रेडिशनल स्क्रॉल को खराब होते देखकर और भी ज्यादा हैप्पी हो जाता है, बिकॉज इस कैलीग्राफी की वर्थ
3 मिलियन जेन होती है जो कि अब हाइमे को पे करने होंगे। वो इतनी बड़ी अमाउंट सुनकर फौरन से उसे अपॉलॉजी करने लगती है, मगर वो मानकर नहीं देता है कि खाली खुली माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, बल्कि इसे इसके पैसे चुकता करने होंगे। इसके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी, तो इतने सारे पैसे कहाँ से देती। लास्ट तक अपनी तरफ से खुद को इस डेट से बचाने की बहुत कोशिश करती है, मगर वो इसके पास इसे रियल लाइफ गेम को खेलने से बचने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ता है। उसे इतना इमोशनली ब्लैकमेल करता है कि बेचारी सोचती है इसके पास और कोई हेल्प करने वाला तो है नहीं, तो क्यों ना इस चांस को वेस्ट करने के बजाय फायदा उठा ले। फिर वो डाई रोल करती है जिस पर फोन नंबर आता है, तो इसे फोन नंबर वाले टास्क को पूरा करना होता है। सेलिब्रिटी पार्टी में जाकर गेस्ट की इंसल्ट करना, जिसको पूरा करने पर 200,000 जेन मिलेंगे, मगर इसके डेट में ही कट जाएंगे। उसे रात को सोने के लिए बिस्तर मिल गया था। मॉर्निंग में लगता है कोई ड्रीम देख रही है, मगर बैग उसके साथ था। और फिर आफत इसे भी नोक किए बिना अंदर घुसा आता है। उसे देखकर बुरा तो लगता है, मगर वो आगे से याद दिलाता है कि घर उसका है, तो वो ऐसे ही जहाँ चाहेगा बताए बिना मुंह उठाकर अंदर घुसने का अधिकार रखता है। तो सुनकर चुप कर जाती है। फिर वो इसके बाल चेक करने लगता है कि कल रात सोने से पहले बात तो ली है उसने या नहीं, मगर इसके हेयर कुछ अच्छे नहीं दिख रहे थे, तो घर पर पूरा पार्लर अरेंज करवा कर इसे रेडी करवाने लगता है। जब वो रेडी होकर निकलती है तो सब इसकी तारीफ करते हैं कि वो बहुत ही सुंदर दिख रही है। फिर उसके पूछने पर उसे क्लियर करता है कि बड़ी पार्टी पर जाने के लिए बढ़िया तैयार होकर जाना भी इम्पोर्टेंट होता है। फिर सबके चले जाने के बाद उसकी अलग से फिर तारीफ करता है कि कल रात वाली गंदी मैली कचेली स्ट्रे कैट नहीं, बल्कि धुल धुलाकर रेडी होकर अच्छी और क्यूट लग रही है। आज उसे अपने साथ बर्थडे पार्टी पर लेकर जाता है। उसके वेल ड्रेस्ड होने की वजह से सब लोगों की नजर इस पर टिकी थी। फिर बर्थडे गर्ल मियोमी वहाँ पर आती है, जो कि एक मॉडल होती है और गेस्ट ऑफ द ऑनर होती है। वो इन दोनों को साथ देखकर इसाई से इसका रिलेशन पूछ रही थी, मगर इसाई इसे खुद बताने का बोलता है। मियोमी खुद जो कि इसाई की अनऑफिशियल गर्लफ्रेंड थी, हाइमे उसे क्लियर करती है कि वो दोनों सिर्फ फ्रेंड है, तो मियोमी सुनकर रिलैक्स हो जाती है। मियोमी के कुछ फ्रेंड्स हाइमे के पास आ जाते हैं। इनको पता चलता है कि वो अवेलेबल सीट है, तो फिर उससे बातें करने लगते हैं। गॉसिप में मियोमी को जब पता चलता है हाइमे तो इसाई से 10 ईयर ओल्ड है, तो वो खुद से गेस करने लगती है और उसे विश्वास हो जाता है इसाई और हाइमे का कोई सीन नहीं बनने वाला है। वो फिर इसाई से अपने बर्थडे का प्रेजेंट मांगने लगती है, जो कि कुछ और नहीं बल्कि इसाई का कन्फेस था इसके लिए। बोले तो ऑफिशियल गर्लफ्रेंड बनने का ऐलान। वो भी मियोमी को लव करता है। भाई मियोमी के दूसरे फ्रेंड सुनकर ऐसे बोलते हैं इसाई अब इसे कन्फेस नहीं करेगा, बिकॉज वो अपने साथ दूसरी गर्ल को भी तो लेकर आया है। मियोमी सुनकर पूछती है मगर ये तो इससे बड़ी है, इसके लिए कुछ नहीं होगी। मगर इसाई जानबूझकर उसे कंफ्यूज करने के लिए बोलता है, पर अब वो इसके लिए स्पेशल वन है। हाइमे सब सुनकर बाथरूम जाने लगती है। मियोमी भी उसके साथ जाने लगती है। वहाँ जाकर इसाई से दूर रहने की धमकी लगाती है और इसाई को यहाँ पर पहले छोड़कर पहले उसे घर वापस जाने का कहती रहती है, मगर उसे पता होता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती है। जिस पर वो उसे तसल्ली देने लगती है कि जैसा वो समझ रही है इसके और इसाई के बीच में ऐसा वैसा कुछ नहीं है, मगर जो है इसे भी एक्सप्लेन करना आसान नहीं है। मियोमी फिर खुद ही इसकी बातों से समझ लेती है कि असल में हाइमे को इसाई के बारे में कुछ पता नहीं है, वो जरूर इसके किसी न्यू गेम का हिस्सा है। तो फिर से इसाई के बारे में खुद से बताने लगती है कि वो एक रिच किड है, अपने पेरेंट्स से अलग होकर सेपरेट घर में रहता है। इसकी फैमिली और खासकर बड़ा भाई सीगोसामा एक हिस्टोरिकल होटल टाइप बिजनेस राइकन को रन कर रहा होता है। शियोमा और हाइमे से खेले जाने वाली रियल लाइफ गेम्स पर रिच फैमिली के पैसे को दोनों हाथों से उड़ाना ही इसाई का असल काम था। मियोमी सब हाइमे को इसलिए बताती रहती है बिकॉज वो जानती थी ये उसकी राइवल नहीं हो सकती है। वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है, एक मॉडल है, ज्यादा सुंदर दिखती है, तो जरूर इसाई इसी को ही लाइक करेगा, इस बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम को नहीं। जब वो बाहर निकलती है इसाई वॉशरूम के बाहर वेट कर रहा होता है। मियोमी चुड़ैल के इसके हाइमे को डराना धमकाना भी सुन चुका था। ये और बात के कुछ न सुनने का प्रिटेंड करता रहता है। उसके अच्छे बनने का नाटक करते देखकर हाइमे को देखकर इसके पास जाकर उसके ठीक होने का पूछता रहता है और मियोमी को इनको अकेले छोड़कर वहाँ से जाने का बोलता है कि इनको बात करनी है। फिर अकेले में हाइमे को इसका अपना टास्क पूरा करने का बोलता है, पर वो बोल रही थी मियोमी ऑलरेडी इससे गुस्सा है, तो बोलता है कि उसका टास्क उसे सिर्फ खुद से दिलाना नहीं बल्कि इसके सामने एम्बैरेस करना है। इसको कुछ दिखाते हैं कि अगर वो जाकर इसे ये बोलेगी तो 200,000 येन की बजाय 300,000 येन का रिवार्ड देगा। वो ये अमाउंट देखकर भी फिर भी इनकार तो बहुत करती है, मगर फिर ऑफ कोर्स इसे करना ही था ये सब कुछ। मियोमी अपने बर्थडे का केक काटने के लिए इसे वेट कर रही थी, मगर इसे बोलता है कि हाइमे के पास इसे स्पेशल मैसेज है, पर हाइमे की तो सबके सामने बोलते हुए जान निकल रही थी। बहुत ज्यादा कोशिश के बाद अपना फेस दूसरी तरफ टर्न करके उसे बोल देती है आई एम नॉट गोइंग आउट विद अ बिच लाइक यू। वो गाली सुनकर गिलास इसके ऊपर उलट देती है। इसे को सब देखकर बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होता है और उसे हंसते देखकर मियोमी को पता चल जाता है इसके बर्थडे को रुइन करने वाला कोई और नहीं बल्कि इसे ही है। उसने ये सब मियोमी के साथ इसलिए किया था बिकॉज वो प्यार
का विश्वास इसे दिलाकर छुप छुप कर दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी। अब जब फेस से लव करने का नाटक कर रही थी तो इससे पूछता है अगर वो उसे लव करती है तो फिर उसे बताए कि उसकी सबसे ज्यादा किस चीज को लव करती है। और फिर म्यूमी की जुबान पर सच फिसल ही जाता है कि वो इसके साथ सिर्फ इसलिए है कि वो हैंडसम होने के साथ साथ तो बहुत ही ज्यादा रिच है, जिस पर तो उसको फौरन से बोलता है अगर वो अपनी फैमिली से अलग हो जाए तो इसके पास कुछ भी नहीं रहेगा, तो क्या फिर भी इसको लाइक करेगी। जिसे सुनकर तो वो चुप कर जाती है। ऑफ कोर्स वो तो इसके करीब सिर्फ पैसे के लिए थी। और इसको बोलता है कि उसके जैसी थर्ड क्लास बेनाम मॉडल की उसे भी कोई परवाह नहीं है और कुछ बुरी बुरी बातें भी बोलता रहता है। और उसके डॉज करने की सजा उसके ऊपर गिलास अंडेल कर देता है। और हाइमी का बदला भी लेना चाहता था मगर उल्टा हो जाता है बिकॉज सब देखकर हाइमी का मीटर घूम गया था। उसे सीधा केक में घुसा देती है। वो उससे बोलती है कि जब उसने हाइमी से म्यूमी की इंसल्ट करवा दी है तो फिर खुद क्यों लिमिट क्रॉस करके आगे जा रहा है। उधर इसे की ये हालत देखकर म्यूमी की भी दिवाली हो गई थी। वो भी जाकर इसे ही पर हंसने लगती है कि लो इसका बदला तो खुद इस बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम ने ले लिया है। अब फिर म्यूमी की बारी थी। वो उसे सुनाने लगती है और बोलती है कि वो एक लूजर है और अपनी फैमिली और अपने भाई के पैसों पर ऐश उड़ा रहा है। इधर हाइमी सारा केक उठाकर इसकी भी थोपड़े पर चिपका देती है, जिस पर तो म्यूमी उसे गालियां देने लगती है। तो हाइमी भी उसे अगली बोलती है और इसको बोलती है कि वो जो उसे बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम बोल रही थी ना तो हाँ वो है। और साथ में उसे क्लियर करती है कि मगर वो भी इससे किसी तरह से कम नहीं है, तो लोगों को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दे। और उसने इसे कुछ लूजर बोला था तो हाइमी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था कि कोई भी किसी से बड़ा या छोटा नहीं होता है, सब अलग अलग होते हैं। इससे के पास जाकर म्यूमी को बोलती है वैसे ये एरोगेंट तो बहुत है मगर फिर भी किसी के पास दौलत या स्टेटस से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इसकी अपनी अलग पहचान और पर्सनैलिटी है ना कि इसके भाई या फैमिली के टैग की वजह से, तो कंपेयर करना बंद करो। और वहाँ से जाने लगती है। इसे भी इसे फॉलो करता है बिकॉज उसने सबक सिखाने के साथ इसे बचा भी तो लिया था। वो बाहर जाकर उससे पूछती है उसने अपना टास्क कंप्लीट कर दिया है तो क्या उसे 300,000 येन देगा। जिसे सुनकर तो गुस्से से बोलता है कि अभी भी उसने 2.7 मिलियन चुकाने हैं, मतलब कि उसे 300,000 येन देने के लिए रेडी था। फिर अपना फेस और ड्रेस साफ करने के लिए पास के फिल्टर पर चला जाता है। वही इधर से हाइमी की पार्टी और थप्पड़ वाली सारी बातें याद आने लगती हैं, तो याद करके मुस्कुराने लगता है। इधर एंट्री होती है इसके बड़े भाई सीगो सामा की, जो कि सीगो सामा के पीछे पड़ी हुई गर्ल कीकनो के साथ पास से गुजरती हुई इन सबको वहाँ से देख लेते हैं। मगर सीगो की नजर तो खासकर हाइमी पर ही टिक जाती है। इसे हाइमी के साथ कुछ स्पेशल याद आने लगता है मगर क्लियर नहीं था। घर वापस जाकर इसे ही देखते हैं उसकी ग्रैनी इसको विजिट करने आई बैठी थी। इसे ही कुछ खास तो क्या आम भी हैप्पी नहीं था ग्रैनी को वहाँ पर देखकर। ग्रैनी हाइमी के इसके पास रहने वाली बात सुनकर चेक करने के लिए आई थी किसको उठाकर घर पर ले आया है। हाइमी इनको जाकर अपना इंट्रो देती रहती है। ग्रैनी बताती है गंजी सरकार से इनको सब पहले से पता लग चुका है। इसे ही गुस्से से गंजी सरकार को देखता है पर गंजी सरकार इधर से तूफान उठता देखकर फौरन से पतली गली से भाग कर निकलने वाली करता है। ग्रैनी हाइमी के पास जाकर उसे ठोक बजाकर चेक करने के बाद उसे अपने फैमिली होटल रॉयकन में होस्टेस की जॉब के लिए सिलेक्ट कर लेती हैं। और फ्री में नहीं जिसके बदले में उसे पे भी करेंगी और बोलती हैं अगर वो इस जॉब को छोड़ना चाहेगी तो इसे दूसरी जॉब के लिए जाने देंगी और इसी घर में इसे के साथ रहने भी देंगी। पर इसे को इस सब के लिए मानते न देखकर ग्रैनी याद दिलाती है बेटा जी जिस घर में वो खड़ा है ना वो इसके बाप का भी नहीं बल्कि अभी ग्रैनी के नाम है, तो वो जो चाहे वो डिसाइड कर सकती हैं। फिर हाइमी को भी चॉइस देती हैं अगर चाहे तो इसे की रियल लाइफ गेम में भी वो अपने फ्री समय में अलग से पार्टिसिपेट कर सकती है। फिर वो इस रायकन पर जाती है जहाँ सभी स्टाफ से इंट्रो होता है और इसको काम के लिए गाइड करने के साथ साथ माहिरो लीड करने लगती है। फर्स्ट डे इसकी ट्रेनिंग थी, सभी चीजों को अच्छे से समझना था, कैसे क्लाइंट को सर्व करना है और चीजों को केयरफुली लुक आफ्टर करना है। इसी डे एंड पर सीनियर वर्कर फुजीता आकर बताती है फर्स्ट मंथ में इसकी ट्रेनिंग चलेगी, इसे करने के लिए कोई काम नहीं दिया जाएगा। फिर से जल्दी घर जाने की परमिशन मिल जाती है मगर एक बात जो इसके साथ सबसे अलग होती है वो ये कि कुछ इसके कलीग्स आकर वहाँ पर फैले रूमर्स को बताती रहती हैं कि इन लोगों ने सुना है ग्रैनी के साथ खास कनेक्शन निकालने पर इसे जॉब मिली है और इनके घर पर वाइस प्रेसिडेंट के छोटे भाई के साथ अकेली रहती है। सब सच था तो वो सुनकर यस बोलती है कि सीन तो कुछ ऐसा ही हुआ है उसके साथ। इन लोगों से वाइस प्रेसिडेंट को पूछती रहती है कि वो कौन है तो वो ऐसे ही के बड़े भाई सीगो सामा की तारीफ करने लगती है कि यंग एजुकेटेड और बहुत ही ज्यादा सुंदर है। अब गर्ल्स का वो वहाँ पर क्रश था मगर वो किसी को भी भाव नहीं देता होता है। बेचारी अपने एक्सपीरियंस से इसे बोलती रहती है कि वो उसके टाइप का नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट का तो भी सोच भी नहीं, मगर वो तो अभी जानती ही नहीं थी कि वो कौन है। इधर सीगो सामा ने उसे जब से इसे के साथ देखा था वो उसके दिमाग पर सवार थी। फिर उसके जॉब के लिए कलेक्ट करवाए गए डॉक्यूमेंट से सारी डिटेल चेक करने लगता है तो उसे पता चल जाता है कि ये तो वही गर्ल है जिसका वो सोच रहा था। और कुछ यादें रिपीट टेलीकास्ट पर लगी होती हैं जब 10 ईयर पहले दोनों मिले थे। हाइमी के पास पहनने के लिए शूज नहीं थे और ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट होमलेस भी थी, तो उसने शूज देने के साथ उसे घर पर रहने की ऑफर की थी, मगर हमें इसकी ऑफर पर ठोकर मारकर चली गई थी। वजह क्या थी बाकी स्टोरी में आगे जाकर पता चलेगा। ऐसे ही के सभी फ्रेंड्स स्कूल के बाद इसकी राहें देख रहे थे। सब शोमा के साथ इसके न्यू गेम देखना चाहते थे, मगर इनको बोलता है शोमा नहीं, अब इसे खेलने के लिए घर पर न्यू टॉय मिल गया है और चला जाता है। वो इसे घर के रास्ते पर ही उसी ट्री के पास बैठी मिल जाती है। जॉब से तो उसे जल्दी छुट्टी मिल चुकी थी, फिर इस जगह को बताने लगती है। हाई स्कूल के डेज में इधर ज्यादा समय बिताया करती थी। आई फिर रिलैक्स होने के लिए उस ट्री के नीचे ही लेट जाती है। वो भी इसके साथ लेट जाता है। फिर उसे खुद को देखते पाकर फौरन से उठ जाता है, तो उसे बताने लगती है कि वो सिर्फ ये देख रही थी कि जैसे अभी वो लोग पास हैं। ऐसे ही इसका भी 10 ईयर पहले यहाँ पर घर इनके घर के पास हुआ करता था। वो चाइल्डहुड में इसकी नेबर हुआ करती थी, पर वो सुनकर बोलता है थैंक गॉड उसे याद नहीं है, इसकी जैसी लड़ाकू मासी इसकी पड़ोसी थी। जिसे सुनकर तो वो भी बोलती है अगर तुमसे मेरा वास्ता पहले पड़ा होता ना, तेरी इन सभी हरकतों पर मैंने राउडी राठौर की तरह मार मार कर तेरे पिछवाड़े की ऐसी चटनी बनानी थी ना कि तुम अब तक सुधर चुके होते। फिर इसकी शूज जल्दी से उतार लेती है और इसको बोलती है उसने अपने शूज का बदला नहीं लिया है अभी तक। वो अपने शूज लेने के लिए उसके पीछे दौड़ता रहता है और उसको बोलता है उसके चीप जूतों की तरह नहीं है बल्कि ये एक्सपेंसिव जूते हैं। और दोनों की नोक-झोंक के साथ फर्स्ट एपिसोड का यहीं पर एंड होता है। लवली बडीज बहुत जल्द मिलते हैं सेकंड एपिसोड के साथ। अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी हो देन वीडियो को थम अप कर देना और मज़ीद ड्रामास की एक्सप्लेनेशन जानने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं बहुत जल्द।